मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, जो कि वर्तमान में राजकीय हृदय रोग संस्थान जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में सह आचार्य हृदय रोग विभाग के पद पर कार्यरत हूँ। आज की स्वास्थ्य चर्चा में मैं एक ऐसे हृदय रोग के विषय में बताना चाहूँगा जिससे कि आधुनिक समय में काफ़ी संख्या में जनमानस ग्रसित है और उसके शरीर पर इसका काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है, जिस वजह से हृदय रोगियों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है या बढ़ोतरी हो रही है। इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज बताना चाहूँगा हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के विषय में। हमारा हार्ट बेसिकली बॉडी में एक टुल्लू पंप या मैकेनिकल पंप की तरह कार्य करता है और इसका मेन कार्य होता है कि ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में एक उचित प्रेशर या दबाव के साथ पहुंचाना। तो जब हमारा ब्लड पंपिंग करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से धमनियों में ब्लड का जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये दो तरीके का होता है। जैसा कि हम जब ब्लड प्रेशर नपाते हैं तो दो रीडिंग्स हमारे पास आती हैं, जिसको कि सामान्यतः जनमानस में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, और मेडिकल लैंग्वेज में इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ऊपर वाला या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से धमनियों में ब्लड का जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जब सुप्त अवस्था में हार्ट होता है तो उस समय धमनियों में जो प्रेशर उत्पन्न होता है या जो प्रेशर रेस्टिंग प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास होना चाहिए, जिसको कि हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि शरीर में विभिन्न अंगों तक ब्लड की सप्लाई के लिए जरूरी होता है। अगर इससे नीचे ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हाइपोटेंशन या कम ब्लड प्रेशर वाली शिकायत हम मरीज के लिए बताते हैं और उसकी वजह से मरीज को चक्कर या कमजोरी आने की शिकायतें हो सकती हैं। तो जब ब्लड प्रेशर 120 से 139 की रेंज में होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक 80 से 89 की रेंज में होता है तो इसको प्री हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन से जस्ट पहले वाली स्टेज हम कहते हैं। और जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर पहुंचने लगता है, 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को क्रॉस करने लगता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को क्रॉस करने लगता है तो हम इसको ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की स्टेज कहते हैं। तो सामान्यतः अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और अब आपको अपनी जीवन शैली या नियमित जो दिनचर्या है आपकी उसमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की ज़रूरत है और अगर उससे ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स कंट्रोल नहीं होती हैं तो आपको दवाई की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम सभी के लिए ये अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को जानना बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इसको साइलेंट किलर भी हम कहते हैं कि ज़्यादातर केसेस में ब्लड प्रेशर की बीमारी का हमें पता जब तक चलता है तब तक ये हमारे शरीर पे काफ़ी सारे दुष्प्रभाव छोड़ चुका होता है। और ज़्यादातर केसेस में मरीज ब्लड प्रेशर की शिकायत के साथ अपने हॉस्पिटल या अपने चिकित्सक के पास जब पहुंचता है तो उसको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हुए कई साल, 10 साल, 12 साल या कई साल बीत चुके होते हैं और उसके कई अंगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ चुका होता है और फिर उस कंडीशंस को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल या काफ़ी गंभीर परिस्थिति एक तरीके से उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि ये साइलेंटली शरीर के अंदर बिना कोई लक्षण उत्पन्न करते हुए शरीर पर अपने दुष्प्रभाव छोड़ता रहता है। तो एटलीस्ट अगर आपकी उम्र 40 वर्ष के ऊपर है तो कम से कम महीने में एक बार अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को ज़रूर देखें, ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर नपाएं और आपको पता होना चाहिए कि आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स क्या हैं। और अगर ये रीडिंग्स 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हैं तो तुरंत अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से आप संपर्क करें। और अगर ये 120 से 139 सिस्टोलिक या 80 से 89 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज में है तो आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करने की आवश्यकता है।
अच्छा, अब हम बात आते हैं कि ब्लड प्रेशर के शरीर पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सामान्यतः जैसे डायबिटीज़ जो है शरीर के सभी अंगों पर अपने दुष्प्रभाव छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप शरीर के ऑलमोस्ट सभी अंगों पर अपना दुष्प्रभाव होता है। जैसे कि इसका सबसे प्रथम दुष्प्रभाव हार्ट के ऊपर होता है, क्योंकि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काफ़ी लंबे समय तक पंपिंग करनी पड़ती है, जिस कारण हार्ट की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और पेशेंट को हार्ट फेल्योर की जो हम कंडीशन कहते हैं, पेशेंट को वो कंडीशन हो सकती है जिसमें कि धीरे धीरे उसको चलने फिरने में या थोड़ा भी काम करने पे थकान महसूस होने लगेगी, थोड़ा भी चलने में या जीना चढ़ने में, चढ़ाई चढ़ने में या कोई भी भारी काम करने में उसकी सांस फूलने लगेगी। और काफ़ी लंबे समय तक जब हाइपरटेंशन की बीमारी रहती है तो हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो ब्रेन की धमनियां होती हैं उन पर भी हाइपरटेंशन का काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाता है तो उसमें ब्रेन की धमनियां फट सकती हैं, ब्रेन हैमरेज की शिकायत हो सकती है, ब्रेन की नसों में खून के क्लॉट्स या थक्के जम सकते हैं, जिससे कि अधरंग या जो पैरालिसिस की शिकायत होती है कि आधे हिस्से में हो जाती है, तो वो शिकायतें पेशेंट को हो सकती हैं। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की वजह से जो है किडनी डैमेज हो जाती है, पेशेंट जो है किडनी फेल्योर की स्टेज में जा सकता है, उसको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। पेशेंट को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो जाती है, जो हाथ पैरों की नसें हैं, धमनियाँ हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें संकुचन उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से पैरों में घाव बन जाएंगे, गैंग्रीन की स्टेज पेशेंट की आ जाएगी। पेशेंट की यादाश्त धीरे धीरे जाने लगती है, जो ब्रेन की धमनियाँ उनमें रुकावट की वजह से पेशेंट अपनी यादाश्त खोने लगता है समय के साथ साथ। तो ऑलमोस्ट हाइपरटेंशन शरीर के प्रत्येक अंग, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो हाथ पैरों की धमनियां हो, सभी पर अपने दुष्प्रभाव छोड़ता है। और एक लंबे समय तक अगर कोई मरीज जो है हाइपरटेंशन से ग्रसित रहता है, उच्च रक्तचाप से ग्रसित रहता है, तो उसके ये अंग ज़्यादातर या तो काम करना बंद कर देते हैं या फिर इनके कॉम्प्लिकेशंस जैसे किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर या फिर स्ट्रोक, पैरालिसिस या फिर जो है हाथ पैर में अल्सर या गैंग्रीन के फॉर्म में ये लक्षण उसके लिए आने लगते हैं। तो जब पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं तब ज़्यादातर मरीज अपने चिकित्सक के अस्पताल में संपर्क करते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए हाइपरटेंशन की रीडिंग्स को जानना जो है वो बहुत ही अति आवश्यक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ऐसे हम क्या कार्य करें कि जो है हाइपरटेंशन ना हो, या ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन वो होता है कि जिसका कि कोई एक ठोस कारण नहीं होता है, ये ज़्यादातर अनुवांशिकता की वजह से होता है कि अगर किसी फैमिली में किसी के फादर, मदर या नाना नानी जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, अगर उसमें किसी को ब्लड प्रेशर की या हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की शिकायत है, तो ज़्यादातर चांसेज होते हैं कि उनकी फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन में भी हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये अनुवांशिक कारणों से होता है, इसका कोई और सेकेंडरी कॉज जो है इसका ज़्यादातर डिलिनेट या पता हमें नहीं लगता है। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन ज़्यादातर किसी न किसी कारण की वजह से होता है, या तो वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम हो, किसी के लिए एड्रिनल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी के लिए किडनी अगर किसी की फेल हो जाती है तो उसमें भी हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। तो सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन वो रिवर्सिबल हैं, अगर उनका सही समय पे इलाज किया जाता है तो ये हाइपरटेंशन जड़ से खत्म हो सकता है। जबकि प्राइमरी हाइपरटेंशन जो मुख्यतः जेनेटिक होता है वो जड़ से खत्म नहीं हो सकता है, उसको हमें सिर्फ कंट्रोल करना है अपनी लाइफ स्टाइल और दबाव के माध्यम से। अब सवाल उठता है कि इसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या हमें प्राइमरी प्रिवेंशन करना है, क्या क्या हमें सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है। प्राइमरी प्रिवेंशन वो होता है कि हाइपरटेंशन की बीमारी हमें नहीं हुई है लेकिन आगे हमें ये बीमारी ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या रोकथाम के कदम हमें अपनाने चाहिए अपनी दिनचर्या में। तो इसमें सबसे पहला है कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में सबसे जो इम्पॉर्टेंट या ख़ास बात है कि अगर आपके परिवार में आपके फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स में किसी के लिए हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप अपनी दिनचर्या में जो है नमक का सेवन जो है कम करें। ये माना जाता है कि 2.3 ग्राम पर डे से ज़्यादा हमें नमक, या जो एक चाय का चम्मच होता है उससे ज़्यादा नमक 24 घंटे में इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो किसी तरीके का सॉल्ट हो।
और अगर हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो अगर हम कोशिश करें कि लो सोडियम सॉल्ट का जो है हम इस्तेमाल करें। काला नमक है या लोना सॉल्ट है, लोना सॉल्ट लो सोडियम सॉल्ट का हम थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काले नमक या फिर वाइट नमक में ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का नमक होता है। तो नमक का इस्तेमाल कुल मिला के हम 2.3 ग्राम पर डे या एक टी स्पून से ज़्यादा हम ना करें। हमारी कोशिश रहे कि कम से कम जो है अगर हम 1.5 ग्राम पर डे तक जो है नमक के सेवन को अपने दिनचर्या में या पर डे में ला सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही हितकारी रहेगा, जिससे कि आगे ब्लड प्रेशर होने की या हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर हम हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, हाइपरटेंशन से बचना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज को अपनी दैनिक दिनचर्या में हम शामिल करें। एटलीस्ट हफ्ते में 30 मिनट तक जो है या फिर वीक में 150 मिनट्स तक कोई भी हम एक्सरसाइज करें। उसमें भी एक्सरसाइज में वो एक्सरसाइज जो कि एरोबिक एक्सरसाइज है, जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, और जो है लाइट वेट लिफ्टिंग है उसको हम कर सकते हैं। और हैवी वेट लिफ्टिंग को यूजली हमें हाइपरटेंशन के केसेस में जो है इसको हमें यूजली अवॉइड करना है। इसके अतिरिक्त हमें डाइट में प्रिकॉशंस रखने हैं। डाइट में हमें जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, देसी घी है, मक्खन है, मलाई है, कि वो फैट्स जो कि रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं उनका सेवन कम करना है। और जो मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जैसे कि सैफफ्लावर है, सनफ्लावर है, राइस ब्रान ऑयल है, ओलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, या फिर हमारा जो प्योर मस्टर्ड सरसों का तेल है, इसके इस्तेमाल को हमें अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए। अपनी डाइट में हमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट हैं, कम से कम एक जो है अंजूर भर के जो है ड्राई फ्रूट्स का सेवन हमें डेली करना चाहिए। और जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका सेवन हमें अपने उसमें ज़रूर करना चाहिए। अपनी डाइट्स में जो रिफाइंड फूड की बजाय हमें जो है होल ग्रेन फूड्स को प्रेफरेंस देना है। मैदा के इस्तेमाल को हमें कम करना है और जो होल ग्रेन्स हैं उनके इस्तेमाल को हमें अपनी डाइट में बढ़ाना है। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड जो फूड्स होते हैं उसमें ज़्यादातर सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, तो प्रोसेस्ड फूड का हमें इस्तेमाल जो है अपनी डाइट में कम से कम करना है। इसके अतिरिक्त जो है जो दिनचर्या में हमें बदलाव लाने हैं कि किसी भी तरीके के टोबैको प्रोडक्ट, चाहे वो सिगरेट हो, तम्बाकू हो, उसका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। 0% की कंडीशन में हमें उसके लिए लाना है। हैवी एल्कोहल ड्रिंकिंग हमें नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल का आदी है, एल्कोहलिक है, तो जो मेल है वो मैक्सिमम 2 ड्रिंक्स अ डे ले सकता है और जो फीमेल है वो 1 ड्रिंक पर डे ले सकता है, जिसमें कि 1 ड्रिंक इज इक्विवेलेंट टू 30 ml ऑफ एल्कोहलिक कंटेंट एल्कोहलिक प्रोडक्ट है। तो इससे ज़्यादा जो है हमें एल्कोहल का कंजप्शन जो है बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो ये हाइपरटेंशन को प्रमोट करता है और जो व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं उनमें बिंज ड्रिंकिंग जो है वो बिल्कुल भी अलाउेबल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कॉफ़ी है, इसका चॉकलेट्स हैं जो कैफिनेटेड होती हैं, उनका इस्तेमाल हमें कम करना है, क्योंकि देखा गया है कि जो कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं या जो सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो हैं नारकोटिक ड्रग्स अगर ले रहे हैं, तो वो ब्लड प्रेशर को सडन इंक्रीमेंट करते हैं, जो कि भी शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। इसके अतिरिक्त हमें तनावपूर्ण जो है वो दिनचर्या है उसको अवॉइड करना है। अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम से कम रखना है। मल्टीटास्किंग और ओवरलैपिंग जो टास्किंग का बिहेवियर होता है उसके लिए हमें अवॉइड करना है और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि योगा अभ्यास है, मेडिटेशन है। इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में हमें लाना है जिससे कि ब्लड प्रेशर से हम ग्रसित ना हो, और अगर हम ऑलरेडी ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो ये अनकंट्रोलेबल वाली स्टेज में ना पहुँचे। तो इन लाइफ स्टाइल्स को अपनाने के बाद भी अगर हमारे ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स 140/90 से ज़्यादा है तो आप अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, और फिर दवाओं का लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, अन्यथा ये आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करने लगेगी। अच्छा, सेकेंडरी प्रिवेंशन वो है कि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी पेशेंट को हो गया है और वो डायग्नोज्ड केस है ब्लड प्रेशर का, तो अब वो क्या करे। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस में जैसा कि मैंने अभी बताया है, उस पेशेंट के लिए भी वही सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस अपनाने हैं कि कैफिनेटेड प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, होल ग्रेन्स लेने हैं, रिफाइंड फूड नहीं लेना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, देसी घी मक्खन मलाई का इस्तेमाल कम करना है, सॉल्ट का उपयोग जो है 2.3 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है और स्ट्रेस को अवॉइड करना है।
और इसके अलावा जो आपके फिजिशियन या हृदय रोग विशेषज्ञ ने जो मेडिसिन आपको बताई हैं उनका सेवन कंटिन्यूस करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों में मैं ये जनरल प्रैक्टिस में अपनी देखता हूँ ओपीडीज में कि पेशेंट आते हैं कि जब वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जब हमने उनको मेडिसिन स्टार्ट की हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को अपनाने के बाद, तो जब उनका मेडिसिन की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम में बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने अपनी दवाएं बंद कर दी, तो वो बताने लगते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर बीच में बिल्कुल कंट्रोल हो गया था और हमें कोई शिकायत नहीं रही थी, इसलिए हमने ब्लड प्रेशर की दवाएँ बंद कर दी। तो ये एक बिल्कुल जो है मिथ है या फॉल्स फैक्ट है कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो आपको अपने ब्लड प्रेशर की दवाएं बिल्कुल बंद नहीं करनी है। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आप अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलें। आपका हृदय रोग विशेषज्ञ आपकी कंडीशन को देखते हुए आपके मेडिसिन की डोज को घटा सकता है या मेडिसिन की संख्या को घटा सकता है, लेकिन अगर आप दवाएं बिल्कुल बंद कर देंगे तो जो ब्लड प्रेशर उन दवाओं की वजह से कंट्रोल हुआ वो क्या होगा कि सडन एक साथ जो है इंक्रीमेंट ब्लड प्रेशर का होगा, और वो सडन जो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाएगा जिसमें कि ब्रेन हेमरेज या शरीर पे जो अचानक जो डैमेज होता है उसके होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 150/90 है, ब्लड प्रेशर की दवाओं से वो 120-130 रह रहा है, मरीज़ ने दवाएं बंद कर दी, तो जो इनहिबिशन फैक्टर है मेडिकेशन की वजह से वो एकदम स्टॉप होता है और 1-2 दिन के बाद उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर सडनली 200-250 इस रेंज में पहुंच जाता है। और ऐसे में जो क्या है, जो सडन इंक्रीमेंट ब्लड प्रेशर का होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, उससे ब्रेन हेमरेज और भी बहुत सारे नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ज़्यादातर केसेस में आपको दवाओं का सेवन और जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी लाइफ स्टाइल का अडॉप्शन जो है वो लाइफ लॉन्ग बेसिस पे करना होता है। ये हो सकता है कि आपकी दवाओं की संख्या या डोज कम हो जाए, लेकिन दवाओं को बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी चर्चा को जो है वो विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस वार्ता से या मेरी जानकारी की वजह से आपको जो है ब्लड प्रेशर के संबंध में काफ़ी जो है तथ्यों से आप अवगत हुए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि इन तथ्यों को अपने जीवन शैली में या अपने डे टू डे रूटीन में अपनाकर आप स्वयं व अपने परिवार के सदस्य व समाज के अन्य सदस्यों को ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के संबंध में जागरूक कर सकेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समाज स्वस्थ और प्रसन्न रह सके, जिससे कि राष्ट्र की और समाज की और हम सबकी प्रगति हो और हम सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें, जो कि मेरा मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार।